हेलो दोस्तों, क्या आप भी ग्रो के आईपीओ से ग्रो कर पाएंगे? क्या है इनकी सडन प्रॉफिटेबिलिटी का राज एंड क्यों डिमांड कर रहे हैं लोग एक्स्ट्रा वैल्यूएशन? आज की इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे ग्रो को। मैं हूं राघव कुमार, जो कि है ज्ञान से सीएफए, कर्म से ट्रेडर और धर्म से आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। हम डिस्कस करते हैं मनी मार्केट्स एंड माइंडसेट को, ताकि आप ले सके अनबायस्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। आइए शुरू करते हैं इस आईपीओ डिटेल से। तो दोस्तों, आईपीओ के अंदर ये फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है, यानी कि कंपनी कुछ नए शेयर्स लेकर आएगी एंड उसके साथ ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बाहर निकलने का मौका दे रहे हैं। अब बात करें अगर ये आपके पैसा क्या करेंगे, तो बेसिकली ये लोग लगाएंगे अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके साथ ही ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग में एंड थोड़ा बहुत पैसा अपने नए बिजनेस स्टार्टअप करने में, यानी कि जो कि एनबीएफसी एंड एमटीएफ का बिजनेस। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री के अंदर जो मेजर टेलविंड्स हैं वो है ग्रोइंग एफ्लुएंट पॉपुलेशन, उसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स और आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस है उसका कैगर ऑलमोस्ट 24 से 20% का रहा है एंड एक्सपेक्टेड है कि 16-17% का रहेगा। तीसरे नंबर पे अगर बात करी जाए तो जो आपके अक्रॉस द वर्ल्ड जो मेजर मार्केट्स हैं उनमें अभी भी स्कोप है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन एंड डेप्थ। अगर आप बात करो इक्विटीज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, तो वो इंडिया में सिर्फ 6% है कंपेयर टू यूएस एंड जापान, जहाँ पे ज़्यादा है। सिमिलरली एक्टिव ब्रोकिंग अकाउंट पेनिट्रेशंस भी 5% है, जो कि बाकी कंट्रीज में 60% से भी ज़्यादा है। तो इन केसेस की वजह से आपका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर बढ़ जाते हैं। अगर बात की जाए आपके टोटल एड्रेसेबल मार्केट की, तो अगेन यहाँ पे ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 27 से 31 बिलियन डॉलर की हो जाएगी बाय फाइनेंशियल ईयर 30, जिसका कैगर अगेन 16 से 18% का है। अब दोस्तों, इंडिया के अंदर जो वेल्थ मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है उसके अंदर 3 मेजर प्लेयर्स हैं। एक आपके जो बैंक्स हैं वो, दूसरा आपके वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर्स और तीसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि जो ग्रो है वो डिजिटल फर्स्ट प्लेयर्स के अंदर है, ग्रो, जीरोधा। इनका पैट मार्जिन एंड इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कैगर भी ज्यादा है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में दोस्तों। तो जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि मोस्टली आपका ब्रोकिंग सर्विसेज, यानी स्टॉक्स के अंदर ब्रोकिंग, डेरिवेटिव्स की ब्रोकिंग, उसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेजर बिजनेसेस हैं ब्रोकिंग के, इस कंपनी के। एंड इनके अंदर जो प्राइसिंग लीवर्स होते हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं, मिनिमल होते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज चार्जेस एंड फीस, या फिर आपके इंटरेस्ट चार्जेस। इन्हीं चीजों का कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर ग्रोइंग है। स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर ज्यादा ग्रोथ है, बिकॉज 2 आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस का एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कम होने का, तो जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट कम हो गई एंड इनको प्रॉफिटेबिलिटी का बूस्ट मिला। उसके साथ ही अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करी जाए तो 40 से 74% की रेंज रही है। इतनी बड़ा वेरिएशन लास्ट ईयर से इस ईयर में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अपने एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा कम किया है। ऑलमोस्ट 73% से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कम हुए फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 के बीच। अब बात करते हैं दोस्तों इस सेक्टर की या इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ का जो मॉडल है वो सिंपल है। नए एक्टिव यूजर्स कितने आए, उनको कितने प्रोडक्ट्स दिए गए एंड एक प्रोडक्ट से कितना ज्यादा वॉलेट शेयर, यानी कितना ज्यादा पैसा मार्जिन निकल के आया। अगर इन तीनों में कोई भी चीज चेंज होती है तो इस कंपनी की वैल्यूएशन को एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब समझते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स को, यानी कंपनी ने जो पैसा कमाया वो खर्च कहाँ हुआ। तो कंपनी का पैसा कमाने का फॉर्मूला है कि एक, कितने एक्टिव यूजर्स हैं, और दूसरा एक्टिव यूजर से कितना पैसा आया। उसके बाद कॉस्ट टू सर्व, यानी कि मेरे इंफ्रा बनाने में जो कॉस्ट लगा, प्लेटफॉर्म को चलाने में जो कॉस्ट लगा, वो कॉस्ट टू सर्व, एंड कॉस्ट टू ग्रो, यानी कि मेरे बिजनेस एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ब्रांड बिल्डिंग एक्सपेंसेस। इन सब एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो रेंज है इनकी 12 से 21% के बीच एंड कॉस्ट टू सर्व की रेंज है वो ऑलमोस्ट फिक्स 14 से 15% के बीच। कंपनी जब ज्यादा ग्रो करती है, मार्केटिंग ब्रांडिंग में खर्च करती है, तो कॉस्ट टू ग्रो बढ़ जाता है, बट लेटर ऑन ये इनके असेट्स के अंदर आ जाता है एंड इनको पूल मिलता है उस कॉस्ट को एवरेज आउट करने का। अब दोस्तों, कंपनी स्पेसिफिक 2 बातें बताऊंगा आपको जो कि इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि इनका क्वार्टरली रिटेंशन रेट काफी अच्छा है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। ऑलमोस्ट ईयर 1 में 80%, ईयर 2 में 76 एंड ईयर 3 में 77% कस्टमर ये लोग रिटेन कर लेते हैं। एंड उसके साथ ही अगर आप इनका यूआई यूएक्स की बात करेंगे तो ग्रो का यूआई यूएक्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है, सिंपल माना जाता है, इनको कई अवार्ड्स मिले उसके लिए। तो ये 2 चीजें हैं जो कंपनी
खुद बताती है एंड यूजर्स भी एडमिट करते हैं कि ग्रो एक सिंपल इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशंस के बारे में। तो वैल्यूएशंस कंपनी क्योंकि ज्यादा डिमांड कर रही है तो क्यों कर रही है? फर्स्टली इनका जो पीयर है वो इन्होंने गलत चूज किया हुआ है। पीयर के अंदर इन्होंने 361 एंड नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, जहां नहीं होना चाहिए था इनको, क्योंकि इनका फिलहाल की डेट में वेल्थ मैनेजमेंट से कोई खास रेवेन्यू आता ही नहीं। तो इनका जो मेन पीयर बेंचमार्क है जिसको हम कंसीडर करेंगे वो है एंजल वन एंड उसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल। तो अगर मोतीलाल ओसवाल और एंजल से इसको कंपेयर किया जाए तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है या फिर एनएससी एक्टिव क्लाइंट्स है या फिर एनएससी एक्टिव क्लाइंट्स का ग्रोथ रेट है, एबिटा मार्जिन्स है, उन सब के अंदर इनका जो रेशो है वो बेटर है या एट पार है, जो कि इस कंपनी को थोड़ा ज्यादा फेवरेबल बनाता है। वहीं पे जहां एंजल वन का प्राइस टू अर्निंग्स 20 का है, कंपनी डिमांड करे 35 का बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ एंड बिकॉज ऑफ देयर हायर मार्जिन्स। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रो के ऊपर एक्सप्लेनर। अब हम बात करेंगे रिस्क के बारे में। तो कंपनी एसोसिएटेड जो रिस्क है, इनफैक्ट ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क भी है। सेबी का जो क्रैम्प डाउन रहा है इन टर्म्स ऑफ एफएनओ, इन टर्म्स ऑफ आपका ट्रू टू लेबल सर्कुलर, इन टर्म्स ऑफ बेंचमार्क्स लाइक एनएससी एंड बीएससी एक्सचेंजेस को जो उन्होंने गाइडलाइंस दिए कि आप कितना एक्सपायरीज रख सकते हो, उन सब चीजों की वजह से ब्रोकिंग फर्म्स के ऊपर थोड़ा असर आया है। उनके कॉस्ट टू ऑपरेट में एंड कॉस्ट टू सर्व में असर आया है। एंड यही रिस्क है जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क भी है, जो इस कंपनी को थोड़ा ध्यान में रख के लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अगर आपके किसी मेजर आर्म को या फिर ब्रोकिंग रेवेन्यू को कट किया जाता है तो इनके पास ऑप्शंस हैं दो। एक तो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट में, या फिर अपने म्यूचुअल फंड्स लेकर आना, ईटीएफ्स लेकर आना, एंड उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इनको इसी तरह से अपने आप को क्रॉस डाइवर्सिफाई करना होगा, नए यूजर्स को ढूंढना होगा, उनका रेवेन्यू शेयर या वॉलेट शेयर उनको ज्यादा लेना होगा। अक्रॉस द ब्रोकिंग फर्म्स स्ट्रैटेजी रहेगी। ये तो दोस्तों हमारा ग्रो के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक शेयर करें एंड इस चैनल को फॉलो करें। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन।